हेलो बच्चों, दिस इज पंकज सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज सर ग्वालियर। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी पहली 2 सीरीज़ इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अपन कर चुके हैं अपनी सीरीज़ का। इसमें फर्स्ट पार्ट में अपन ने फर्स्ट 4 रूल्स रखे थे और सेकंड पार्ट में 5 रूल रखे थे। इस तरह से टोटल 9 रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और रूल नंबर 10 से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 है तो करना शुरू करें, ठीक है। रूल नंबर 10 को मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, जैसे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो सके, है ना। 3 क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक से लेके सभी एग्जाम में आ रहा है। सीजीएल मेंस के में भी से आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लें। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें जो इस तरह के क्वेश्चंस में वर्ब कैसे यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें वर्ब यूज़ करना सीखना है। इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं होता है वो होता है ना। तो समझते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट्स ऑफ माई इंस्टीट्यूट इज़ वेरी नोटी। मेरे स्टूडेंट्स, मेरी कोचिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत नोटी है। आप ध्यान से देखिए, ये वर्ब है। वर्ब है तो डेफिनेटली उसका सब्जेक्ट होगा ही होगा, है ना। वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा ही होगा। तो जनरली क्या है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये वर्ब है तो ये उसके ठीक पहले नाउन है तो यही उसका सब्जेक्ट होगा, है ना। लेकिन जो ये इसका सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसका ये सब्जेक्ट होगा, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब आती है बात यहाँ पे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला नाउन सब्जेक्ट है या ये वाला नाउन सब्जेक्ट है। ये बात आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, है ना। तो इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स दोनों ये के नाउन है, तो यही वाला नाउन ये वाला ही नाउन हमारा सब्जेक्ट है, ये वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? तो 2 तरह से समझेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप, ये हमारी प्रपोजिशन है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। नाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, प्रोनाउन चेंज होता है। जैसे आई का मी, शी का हर, ही का हिम, ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, लेकिन नाउन वही रहता है। स्टूडेंट का स्टूडेंट रहेगा, राम का राम रहेगा, बुक का बुक रहेगा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है ये ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन है। कैसे पता किया? ऑफ के बाद, प्रपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। प्रपोजिशन के पहले सब्जेक्टिव केस आते हैं तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ, ठीक है। एक तरीका। इसका दूसरा तरीका भी है। इसका दूसरा तरीका ये है कि सेंटेंस की जो प्रपोजिशन होती है, सेंटेंस की जो फर्स्ट प्रपोजिशन होती है उसके ठीक पहले वाला नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात? एक बार फिर से समझें। सेंटेंस की जो फर्स्ट प्रपोजिशन होती है उसके ठीक पहले वाला नाउन सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रपोजिशन हो गई ऑफ के पहले क्या? स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग इज नहीं आ आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? हो गया। सेकंड पर आते हैं। द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स एंड बनानाज आर नॉट गुड। कि एप्पल इन बनाना और एप्पल्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। अब वही वाली बात हो रही है कि स्टूडेंट्स एप्पल्स एंड बनानाज के अकॉर्डिंग आर समझेगा हेल्पिंग वर्ब को, है ना। लेकिन वही प्रपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, प्रपोजिशन के पहले सब्जेक्टिव केस आते हैं। तो सेंटेंस की जो फर्स्ट प्रपोजिशन होगी उसके ठीक पहले वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा। तो क्वालिटी कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती हैं। तो ये इज हो गया। समझ में आ रहा है सबको? अब थर्ड वाले को देख लो। ये एसबीपीओ का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। द बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर रिटन बाय जॉन एंड मार्को। मार्को ने एक बुक लिखी है जो इंग्लिश ग्रामर पर है। हेल्प अस, हमारी मदद करती है इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में, ठीक है। इंग्लिश का एक रूल है कि एक सेंटेंस में जितनी वर्ब होंगी उतने उनके सब्जेक्ट होंगे, जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी उनकी वर्ब होंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखें कि ये वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान से देखो पैसिव है, रिटन बाय जॉन एंड मार्को, ठीक है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये हो गया। पैसिव में अपन कहाँ लिखते हैं? बाद में ही तो लिखते हैं सब्जेक्ट। तो इस वर्ब के सब्जेक्ट ही हो गया। अब इसमें एक वर्ब ये भी है, हेल्प वर्ब ये भी है, तो ये वर्ब है तो डेफिनेटली इसका सब्जेक्ट भी होगा ही होगा, है ना। तो अब हम इसका सब्जेक्ट हम देख लें आगे। अब आती है बात वही कि सर ग्रामर ये भी तो नाउन है, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे
इंग्लिश के अकॉर्डिंग लगाएंगे या बुक के अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो आपको फिर क्या करना है, सेंटेंस की जो फर्स्ट प्रपोजिशन होती है उसके ठीक पहले वाला जो नाउन होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, और द बुक सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगी और वो हो जाएगी हेल्प्स। यानी कि द बुक, वह बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पर वह बुक जो लिखी है किसने, जॉन एंड मार्को ने, हेल्प अस, हमारी मदद करती है इंग्लिश सीखने में। इज दैट क्लियर? आ गया इतना समझ में सबको? तो ये हमारा रूल नंबर 10 क्लियर हो गया। रूल नंबर 11 पर आते हैं। नोट कर लें फटाफट, जिसको भी नोट करना है कोई। चलिए हो गया। रूल नंबर 11 पर आते हैं। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रूल नंबर 11 में आपको ये देखना है कि कुछ पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। तो इसमें हमें यही सीखना है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब कब आएगी और प्लूरल वर्ब कब आएगी। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो मैं लिख रहा हूँ। रूल नंबर 11, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस एंड वेट। ये 4 वर्ड है, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, वेट। इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आती हैं, ठीक है। अब वो कैसे आती हैं एग्जांपल से ही समझ पाएंगे अपन उनको। जैसे ये है 5,000 कर लेते हैं, है ना, जैसे आपको क्लियर है। 5,000 rupees is enough for this सूट, ठीक है। ऐसे लेते हैं 5,000 रुपीज़ इज इनफ फॉर दिस सूट। इस सूट के लिए 5,000 रुपीज़ पर्याप्त है, ठीक है। 5,000 रुपीज़ इस कैट अमाउंट में आएगा, सिंगुलर वर्ब आ रही है। अब इसी वाले क्वेश्चंस को देखें आप ध्यान से। 5,000 रुपीज़ are to be distributed among the poor। अब ये देखिए आर आर सेम वर्ड है, 5,000 रुपीज़ इज, 5,000 रुपीज़ आर, सेम वर्ड है, सेम नाउन है। अब इन दोनों के क्वेश्चंस को समझिए ध्यान से। पहले वाले क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये इस सूट के लिए पर्याप्त हैं, है ना। यानी कि जो पैसा एक साथ एक इंस्टॉलमेंट में ख़त्म हो जाए, एक इंस्टॉलमेंट में ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ली जाएगी, ठीक है ना। और अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में खर्च होगा, है ना, तो वो जैसे कि वाला देखिए, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर, गरीबों में 5,000 रुपये बांटे जाना है ना। यानी कि 5,000 रुपये जो गरीबों में बांटे जाएंगे वो कैसे बांटे जाएंगे, पहले गरीबों को बैठे हुए उसमें 100 रुपये करके या 50 रुपये करके उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि पैसा स्टेप बाय स्टेप खर्च हो रहा है, एक साथ एक है। यानी जब वो पैसा एक साथ एक यूनिट में खर्च होगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और पैसा अलग अलग रूप से खर्च होगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे 7 करोड़ रुपीस spent on this project। क्या भरेंगे इसमें, हैज़ या हैव, सिंगुलर या आर बीन तो आ ही नहीं सकता है, इस हैज़ बीन या हैव बीन। अब ध्यान से देखिए 7 करोड़ रुपीस
हैव बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर 7 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अब कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक ही दिन में पूरा 7 करोड़ रुपीस खर्च हो गया होगा, नो, है ना, स्टेप बाय स्टेप खर्च हुआ होगा। पहले सीमेंट आई होगी, फिर बजरी आई होगी, फिर आपका सरिये वगैरह आए होंगे, जो भी प्रोजेक्ट हुआ होगा धीरे धीरे अमाउंट खर्च हुआ होगा, स्टेप बाय स्टेप खर्च हुआ है, एक साथ खर्च नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रही समझ में? आ रही है, दैट्स गुड। अब इसी वाली नाउन को एक बार फिर से देख लो, 7 करोड़ रुपीस बीन डिस्कवर्ड बाय द पुलिस। यस्टरडे, बस यस्टरडे को छोड़ो। पुलिस ने 7 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। मान लो पुलिस ने किसी के यहाँ पर रेड मारी, ठीक है ना, अभी इलेक्शन का टाइम है, पुलिस ने किसी के यहाँ पर रेड मारी, गाड़ी वाड़ी से पकड़े गए, जो पकड़े जाते हैं गाड़ियों में, तो क्या हुआ, एक साथ पुलिस को वो पैसा जो अमाउंट मिला, क्या वो टुकड़ों में मिलेगा पुलिस को? नहीं, पुलिस को एक साथ रुपया मिला है एक अमाउंट में, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ बीन डिस्कवर्ड। इज दैट क्लियर? चलिए, रूल नंबर हमारा 11 भी हुआ, 12 पर आते हैं। नोट कर रहे हैं क्या कोई? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का नाम सुना है आप लोगों ने? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, बट देयर आर फ्यू वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है जिनके बाद या तो ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन दैट केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जानते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं, है ना। आई का माई सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ योर सेल्फ, दोनों होते हैं यू के। ठीक है, ये कहने का मतलब है उन वर्ब्स के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल, रवि enjoyed the party, enjoy the party, ये पार्टी यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रवि ने पार्टी को एंजॉय किया। व्हाट और whom का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। रवि व्हाट ही एंजॉयड? पार्टी। ठीक है, पार्टी को एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? पार्टी को एंजॉय किया, तो पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है ना। अब इसी को देख लेना, रवि enjoyed at the party। हाँ, अब देखो at the party लग गया, यानी कि रवि ने पार्टी में एंजॉय किया। अब ये पार्टी क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गई, जगह का नाम बन गया ना, कि पार्टी में एंजॉय किया। पार्टी में क्या एंजॉय किया? उसने कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय की, ड्रिंक एंजॉय की, डांस एंजॉय किया, म्यूजिक एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? व्हाट और whom से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। रवि है तो रवि के साथ क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। ठीक है बच्चों, है ना। एक और देखो, दे इंट्रोड्यूस्ड मी to their families। They introduced me to their families। उन लोगों ने मुझे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया। Whom they introduced? Me। तो ये मी आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको दिख रहा है सीधा सीधा, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होता है, देख सीधा सीधा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, दे लिख दूं, दे इंट्रोड्यूस्ड टू द DM। अब अपनी फैमिली से अपने आप को तो इंट्रोड्यूस कराएंगे नहीं, इसलिए सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा, है ना।
उन्होंने यहाँ पर मेरे को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, नहीं, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चूंकि दे है तो दे का देमसेल्व्स। ये मैं आपको जब प्रोनाउन वाला चैप्टर कराऊंगा तो अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ब आएगा। तो ऐसी कौन सी वर्ब होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, लिख लें। वो वर्ब है प्रेजेंट, एब्सेंट, अवेल, हर्ट, enjoy, introduce, prostrate, ये वर्ब होती है। कुछ और भी होती हैं वो आप लोग पता करेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। ये रूल नंबर कौन सा था, 11, 12 था ये, जल्दी नोट कर लो फटाफट वर्ब। मैं बार बार आप लोगों से कह देता हूँ नोट कर लो, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। ये तो वीडियो बन रही है आप लोग बाद में भी देख सकते हो, है ना। खैर कोई बात नहीं, नया नया सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर पे आ जाए। ये जो सीजीएल वाले हैं वो बिल्कुल कार खोल कर बैठना, सीजीएल में आता ही है इसका क्वेश्चन, है ना। शॉर्ट में बता दूं, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर उसे कहते हैं जो काम करने का ढंग बताती है कि कोई भी काम हुआ वो किस ढंग से हुआ है ना। सचिन प्लेड वेल यस्टरडे, सचिन कल बहुत अच्छा खेला, और ये हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करती हैं, ठीक है, वर्ब को बताएंगी ये। तो ये हो गई मैनर। फिर हो गया प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्लेस यानी स्थान या जगह, जगह आएंगी इसमें, जैसे किसी भी सिटी का नाम आ जाएगा, हेयर आ जाएगा, देयर देयर मीन्स यहाँ वहाँ, इन दिस कॉलोनी, इन माई कॉलेज, एट माई होम, ये सब स्कूल, ऑडिटोरियम, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन से आएंगे, जो टाइम वाले वर्ड होंगे, है ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, 2 years ago, इस तरह के वर्ड, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे, ठीक है। एडवर्ब वाला चैप्टर में अपन डिटेल्स में करेंगे। जब ये तीनों एडवर्ब एक साथ आती हैं ना, तो इनका सीक्वेंस यही रहता है, पहले मैनर आती है, फिर प्लेस आती है, फिर टाइम आता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे राधा डांस्ड ब्यूटीफुली इन स्कूल, इन हर स्कूल, सॉरी, इन हर स्कूल यस्टरडे। अच्छा, अगर आपको वर्ब पहचानना ना है कि ये कौन सी वर्ब है, तो याद मैं बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर का पता करने के लिए हाउ से क्वेश्चंस करो, प्लेस का पता करने के लिए वेयर से करो, और टाइम का पता करने के लिए व्हेन से क्वेश्चन करो। तो इनसे जो रिप्लाई मिलेगा वो आपका एडवर्ब ऑफ होगा। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर का पता करना है तो हाउ शी डांस्ड ब्यूटीफुली, तो ये आपकी क्या हो गई, मैनर, ठीक है। उसने डांस कैसा किया, ब्यूटीफुल डांस किया, ब्यूटीफुल, है ना, ये हो गया मैनर। फिर प्लेस, प्लेस का पता करना, अब हमें पता ही नहीं चल रहा, तो वेयर शी डांस, कहाँ डांस किया उसने, इन हर स्कूल, अपने स्कूल में, तो इन हर स्कूल, ये उसका क्या हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम का पता करना है, तो व्हेन शी डांस्ड, कब डांस किया उसने, यस्टरडे, है ना, कल, तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो आप देखें, मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है। अब वो एग्जाम में इसको देता है तो वो क्या कर देता है, जनरली राधा डांस्ड इन हर स्कूल ब्यूटीफुली, इस वाले को यानी MP को चेंज कर देता है, वो P की जगह M की जगह P कर देता है, ठीक है। ये स्टडी को यहीं रखेगा। आगे समझ में, तो आपको मैनर, प्लेस, टाइम, इसको ध्यान में रखना है।
आगे देखते हैं। अब जरा इसका मुझे आंसर बता दो। जैसे she returned home happily yesterday। क्या ये सही है क्वेश्चन? एक और लिख लेते हैं, आप इसको देखें जब तक। सचिन hit century nicely here in 2004। ये डबल सेंचुरी हिट किया था यार, है ना? यहाँ डबल वर्ड और लिख लेना, बिकॉज सचिन वॉज द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड हु hit double century in ODI। Sachin hit double century nicely here in 2004 against South Africa, है ना? चलिए, तो पहले वाला क्वेश्चन सही है क्या ये? अब ध्यान से देखिए, she returned home। home क्या हो गया? प्लेस, ठीक है। हैप्पीली क्या हो गया? हाउ शी रिटर्न, वो कैसे लौट कर आया? खुशी पूर्व, खुशी खुशी, है ना? तो ये आपका मैनर हो गया और ये टाइम हो गया। अब ध्यान से देखिए, आप अपना क्या था? MPT, पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? पहले प्लेस आ रहा है, फिर मैनर आ रहा है, फिर टाइम आ रहा है ना? लेकिन बच्चों मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन सही है, नो एरर इसका आंसर। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने ऊपर MPT बताया था, नीचे PMT बोल रहे हो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ। और इसका सचिन हिट डबल सेंचुरी नाइसली, मैनर हो गई, ये प्लेस हो गई, ये टाइम हो गई बच्चों, ठीक है? तो MPT ये तो सही है हमारा, है ना? सेकंड वाले को देख लो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना? अब इसको ध्यान से देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड होता है वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। वर्ब ऑफ मूवमेंट समझते हैं आप लोग? वर्ब ऑफ मूवमेंट क्या होता है? वर्ब ऑफ मूवमेंट्स वो होती है, मूवमेंट्स मीन्स क्या होता है? हिलना डुलना, चलना फिरना, है ना? लेट्स मूव, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? जब हम कहीं से कहीं जाते हैं या कहीं से कहीं वापस आते हैं, जब हम कहीं जाते हैं या कहीं से वापस आते हैं तो उनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है? तो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट जब होता है तो उसके साथ बच्चों PMT वाला फॉर्मेट लगेगा, और कॉमन वर्ब होंगी उनके साथ MPT वाला फॉर्मेट लगेगा, ठीक है? अब ये वर्ब्स ऑफ मूवमेंट क्या होती हैं? वर्ब्स ऑफ मूवमेंट वो ये होती हैं, मैं आपको इसके लिए एक और बता देता हूँ। आप लोग CGL का एग्जाम दे रहे हैं, CGL का डर, इसको याद करने के लिए आप इसको याद कर लें, है ना? CGL का डर, है ना? आप इसमें वर्ब नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है वर्ब की, है ना? C for कम, G for go, L for लीव, D for ये लीव लिखा हुआ है, D for डिपार्ट, A for अराइव, R for रीच, और लास्ट रिटर्न, ठीक है? तो जब ये वर्ब होंगी तो इनके साथ यानी वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के साथ आपका PMT का फॉर्मेट लगेगा बच्चों, और बाकी कॉमन वर्ब्स होंगी उनके साथ MPT का फॉर्मेट लगेगा। आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? और आपको एक बात और बता दूं मैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 अपने बनाए हैं उसमें जो भी रूल्स हुए हैं तो वो रूल्स कौन कौन से एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर वो कौन कौन से एग्ज़ाम में है पता नहीं चल रहा है ना? तो मैं खुद बताऊँगा कि कौन से एग्ज़ाम में आया है, कि CGL में कब आया है, SI में कब आया है, बैंकिंग में कब आया है, जिस एग्ज़ाम में जब आया होगा तो जो भी रूल्स है पर उसमें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है ना? चलिए ये वाला नोट कर लो।
कितने हो गए? 13 हो गए रूल्स। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है, 10 फॉर टुडे।